वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रब्स साइकिल के बारे में। तो ये नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इसमें एनर्जी रिलेटेड जो ये एटीपी रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें जो भी रिएक्शंस हो रही है तो रिएक्शंस बेस्ड भी इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ते हैं हम क्रब्स साइकिल को आज। तो क्रब्स साइकिल, तो स्टार्ट करते हैं क्रब्स साइकिल। तो ये जो क्रब्स साइकिल है इसको हम पॉपुलरली या कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो टीसीए साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। तो इसको मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। तो ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है क्रब्स साइकिल को, या इसका दूसरा एक और नाम है जो है साइट्रिक एसिड साइकिल। तो चाहे साइट्रिक एसिड साइकिल कहो आप, या क्रब्स साइकिल, या टीसीए साइकिल, तो एक ही नाम है, ये एक ही साइकिल है, ये साइट्रिक एसिड साइकिल। अब देखो ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, साइट्रिक एसिड साइकिल या जिसको हम क्रब्स साइकिल कहते हैं, तो क्रब्स साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? तो नाम ही बता देता है, इसका नाम ही उसी साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया। तो क्रब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रब्स। ठीक है, जिसका नाम है H.A. क्रब्स। तो H.A. क्रब्स एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे ये। ठीक है, तो ये जर्मन बॉर्न थे, जर्मन बॉर्न तो थे बट ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे ये, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट। तो इसी ने ये डिस्कवर किया कौन सा, क्रब्स साइकिल। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस वेरी मच क्रब्स साइकिल, इसकी डिस्कवरी के बिना पर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो नोबेल प्राइज़ से भी इसको नवाजा गया, किसको? क्रब्स को, H.A. क्रब्स को नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1953 फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रब्स साइकिल। तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रब्स साइकिल इसको दिया गया नोबेल प्राइज। अब देखो ये क्रब्स साइकिल जो है ये होता कहां पर है? तो सबसे पहली बात, ये होता कहां पर है और इसमें होता क्या है? तो पहले मैं ऑकरेंस की बात करूंगा। ऑकरेंस का भी, इसके ऑकरेंस पर भी एक सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन आ जाता है कि क्रब्स साइकिल कहां पर होता है। तो क्रब्स साइकिल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये होता है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स में कहां पर होता है? प्रोकैरियोट्स में इनसाइड द साइटोसोल। तो क्रब्स साइकिल ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स इनसाइड साइटोसोल, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर इजीली क्वेश्चन बन सकता है। ऑलवेज नीट में सिंपल ही क्वेश्चंस आ जाते हैं बट वो हमें फिर कॉम्प्लिकेटेड लग जाते हैं। अब देखो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स, विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स। ठीक, और इसमें जो नेट रिजल्ट क्रब्स साइकिल का होता है, नेट रिजल्ट क्या होता है इसमें? इसका नेट रिजल्ट अगर मैं बोलूं तो नेट रिजल्ट इसका क्या है? नेट रिजल्ट क्रब्स साइकिल का होता है कि एस्टाइल ग्रुप एक एंटर हो जाता है। ठीक है, एस्टाइल ग्रुप एंटर्स। तो जब एस्टाइल ग्रुप एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो क्या हो जाता है? तो वहां पर प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ये एस्टाइल ग्रुप किस फॉर्म में एंटर हो जाता है? एस्टाइल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की शक्ल में एंटर करता है और प्रोडक्शन किसकी हो जाती है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के निकल आ जाते हैं। इतनी बात, ये इसका नेट रिजल्ट है। मैं एनर्जी की हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ नेट रिजल्ट, ये ओवरऑल इसमें हो क्या रहा है। तो ये हो गया इसका नेट रिजल्ट, ठीक है। ऑकरेंस भी होगी, तो ऑकरेंस मैंने आपको पहले ही बता दी कि कहाँ पर है। तो ऑकरेंस इसकी माइटोकॉन्ड्रिया पर है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में। तो अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स पर। मेन जो क्रेब्स साइकिल है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो लगभगन इसमें 8 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स, ठीक है। 8 स्टेप्स किस में होते हैं, क्रेब्स साइकिल में 8 स्टेप्स हो जाते हैं। अब वो भी देखेंगे कौन कौन सा स्टेप है। तो इट्स एन 8 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, 8 स्टेप्स की रिएक्शन है ये। और इस 8 स्टेप में पहला स्टेप कौन सा होता है। तो पहला स्टेप बिगिन कैसे होता है क्रेब्स साइकिल, कंडेंसेशन रिएक्शन से। तो पहला स्टेप इसमें है कंडेंसेशन। किसकी कंडेंसेशन हो रही है और क्या निकल रहा है। देखो कंडेंसेशन किसकी हो रही है। कंडेंसेशन हो रही है जब एक 4 कार्बन यूनिट वाला एक कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ये मैट्रिक्स में होता है, और ये किसके साथ मिलता है, ये मिल जाता है विद, ये देखो ये 4 कार्बन है, इट्स 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। इसमें 4 कार्बन यूनिट्स होते हैं, और ये मिल जाता है किसके साथ, ये मिल जाता है विद एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन होता है, ये 2 कार्बन है, ठीक। और जब ये इसके साथ मिल जाता है, अब क्या हो जाएगा, अब देखो बन जाएगा क्या, अब कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, कंडेंसेशन। तो जो ही कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन से बन जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन से बन जाएगा यहां पर साइट्रेट। तो साइट्रेट बन गया, तो यह है कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट साइट्रेट। इतनी बात। अब देखो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, जहां पर मैं लिख दूंगा इसको कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन। बेसिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। और कौन सा एंजाइम यहां पर इसको कैटालाइज करता है, इस रिएक्शन को, कंडेंसेशन रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है। तो यहां पर जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है वो है साइट्रेट सिंथेटेस, साइट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो साइट्रेट सिंथेस ये इस रिएक्शन को, कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब देखो इसके बाद, अब ये जो साइट्रेट बन गया, साइट्रेट को कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, जो दूसरी रिएक्शन इसकी होती है, तो वो हो जाती है आइसोमेराइजेशन। लेकिन आइसोमेराइजेशन 2 स्टेप्स में होती है। तो इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में पहले वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रही है तो वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन। तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा कि क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। तो जो ही डिहाइड्रेशन हो गई तो वाटर रिमूव हो गया। अब क्या हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन कौन सी है, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन।
और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन जब हो रही है, वाटर रिमूव हो गया तो क्या, कौन सा बन जाएगा, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम सिस एकोनेटेट कहते हैं, सिस एकोनेटेट। ठीक है, तो सिस एकोनेटेट बन गया। ठीक, और ये जो स्टेप है, इस वाले स्टेप पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज हो रहा है। देखो, ये जो सिस एकोनेटेट बन गया, डिहाइड्रेशन होगी, और रिएक्शन कौन सी है? ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। लेकिन ये आइसोमेराइजेशन कितने स्टेप्स में हो रही है? 2 स्टेप्स में। ये पहला स्टेप है आइसोमेराइजेशन का, इसके बाद हाइड्रेशन हो जाएगी, इसके बाद एक और स्टेप है इसका। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहीं पर अगर हम कहेंगे कि क्रेबस साइकिल में एक इनहिबिट करता है क्रेबस साइकिल को, जिसका नाम है फ्लोरोएसीटेट, और वो इनहिबिटर यहीं पर इनहिबिट करता है। तो फ्लोरोएसीटेट इनहिबिटर है, और वो क्रेबस साइकिल को कहां पर इनहिबिट करता है? इसी वाले स्टेप पर वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो फ्लोरोएसीटेट इट इनहिबिट्स क्रेबस साइकिल एट दिस पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट पर वो इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये फ्लोरोएसीटेट क्या होता है? ये एक्ट ऑलवेज यूज हो जाता है एज ए पेस्टिसाइड। तो व्हाट इज अ फ्लोरोएसीटेट? इट्स अ पेस्टिसाइड। तो ये वाला पेस्टिसाइड इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ क्रेबस साइकिल। ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है साइट्रिक एसिड साइकिल को। कैसे? बाय इट्स मेटाबॉलिक कन्वर्शन। ठीक है, ये मेटाबॉलिक कन्वर्शन करता है किसको? फ्लोरोसाइट्रेट को। ये साइट्रेट को फ्लोरोसाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब फ्लोरोएस्टेट साइट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? ये फ्लोरोसाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोटेंट इनहिबिटर है किसका? एकोनेटेस एंजाइम का। तो बेसिकली यहाँ पर साइट्रेट से सिस एकोनेटेट को बन जाना, वहाँ पर कौन सा एंजाइम हो जाता है यूज? एकोनेटेस। और इसी एंजाइम को कौन इनहिबिट करता है? इसको फ्लोरोएसीटेट इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसको कौन इनहिबिट करता है? फ्लोरोएसीटेट एकोनेटेस को। अब देखो, ये तो इनहिबिटर हो गया, तो इसको हम यहां पर बॉक्स में रखेंगे। ठीक, इसको हम रखने वाले हैं बॉक्स में। इनहिबिटर को हम रखने वाले हैं बॉक्स में, ताकि हमें याद रहे कि ये एक इनहिबिटर है। किसको इनहिबिट कर रहा है? एकोनेटेस को। तो एकोनेटेस को भी हमें क्या करना है? ये एंजाइम है, लेकिन इसको भी हमें यहां पर इसमें रखना। इतनी बात हो गई, और हमारा प्रोडक्ट क्या निकल गया? हमारा प्रोडक्ट निकल गया सिस एकोनेटेट। अब ये जो सिस एकोनेटेट है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रही है, और ये साइट्रेट से सिस एकोनेटेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब देखो, ये है आइसोमेराइजेशन का पहला हिस्सा। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइसोमेराइजेशन। अब दूसरा स्टेप क्या है आइसोमेराइजेशन का? नाउ दिस सिस एकोनेटेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट। किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसाइट्रेट में। और ये आइसोमेराइजेशन ही हो रही है, ये रिएक्शन। दिस इज आइसोमेराइजेशन। तो दैट मीन्स ये सेकंड स्टेप है। पहला कंडेंसेशन, फिर उसके बाद आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? साइट्रेट से बराबर आइसोसाइट्रेट तक जब तक ना बने। तो आइसोमेराइजेशन का ये 2B, दैट मीन्स सेकेंड रिएक्शन आइसोमेराइजेशन, लेकिन उसका B पार्ट। ठीक है, B स्टेप। इतनी बात आ गई। और यहां पर क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, यहां पर हाइड्रेशन हो रही है। तो सिस एकोनेटेट को हाइड्रेशन हो जाएगी एंड इट विल गिव द आइसोसाइट्रेट। इसके बाद जब ये आइसोसाइट्रेट भी हो गया, अब देखो क्या हो रहा है। अब देखो, आइसोसाइट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो तीसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। तीसरा स्टेप क्या है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। आइसोसाइट्रेट को पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है और डिकार्बोजाइलेट भी किया जाता है इसको किस में? इनटू द अल्फा कीटो गुल्टारेट। तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? अल्फा कीटो गुल्टारेट। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो गुल्टारेट में? ठीक है, अल्फा कीटो गुल्टारेट को ऑक्सो गुल्टारेट भी इसको हम कहते हैं कभी। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर
ये जो आइसोसाइट्रेट को क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो दैट मीन्स आइसोसाइट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसको डिकार्बोजाइलेट भी किया जाता है। तो जब डिकार्बोजाइलेट हो जाता है तो वहाँ पर इमीडिएट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, एक अनस्टेबल, हाँ एक इमीडिएट प्रोडक्ट अनस्टेबल आने वाला है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है, डिकार्बोजाइलेशन हो रही है, ठीक है। और इस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट, इसको कौन कैटलाइज करता है, इस रिएक्शन को, बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है, द रिएक्शन नेम इज आइसो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन हो रही है रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन हो रही है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है यहां पर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम है जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, वो इसको कैटलाइज करता है। तो विच एंजाइम इज कैटलाइजिंग, आइसोसाइट्रेट, अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, डिहाइड्रोजिनेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर निकल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहां पर एक और चीज हो जाता है, यहां पर निकल जाता है कौन सा, NADH, ठीक है, NADH, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH। तो दैट मीन्स NADH कैसे बन सकता है, NADH ऑलवेज हमें याद रखना है कि NADH बनता है किससे, NAD, ये ऑक्सीडाइजर फॉर्म होती है, और ये किस में रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH में। तो ये है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और ये है रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक। तो ये इससे बन जाता है NADH, और एक NADH का एनर्जी वैल्यू कितना होता है, 3 ATP, 3 ATP एक NADH का वैल्यू हो जाता है। हम पर्टिकुलरली हम इसका 2.5 लेते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम इसको 3.3 ATPs इसका हम एनर्जी वैल्यू देते हैं। अब देखो इसके बाद ये भी हो गया, लेकिन यहाँ पर कितने NADH बनेंगे, तो अगर हमने दो मोल्स किसके ले लिए, दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए एस्टाइल कोएंजाइम A के, तो यहाँ पर कितने बनने वाले हैं, तो यहाँ पर बनने वाले हैं 2 NADH। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH, ठीक है, 2 NADH और कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH मिलने वाले हैं यहाँ पर, अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स किसके एस्टाइल कोएंजाइम A के यूज़ किए, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH आ गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद आगे चलेंगे हम, तो अल्फा कीटोग्लुटारेट जो बन गया, नाउ दिस अल्फा कीटोग्लुटारेट इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन, फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। एंड अब हमें पता ही है कि जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द प्रोडक्ट देयर, मतलब प्रोडक्ट इन द सेंस कि देयर विल बी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, और इसके साथ कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे, और 2 NADH, ठीक है, ये हो गया, इतनी बात हो गई। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगता है, यहाँ पर अल्फा कीटो जो होता है, दैट मीन्स इसमें भी जो होता है अल्फा कीटोग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेस ही लग जाता है, ठीक है, अल्फा कीटोग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेस, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम इसमें जो यूज़ हो रहा है, और ये जो है दिस इज रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक। अब इसको इनको डिब्बों में रखना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज इंसान हो जाता है। अब देखो, तो रिएक्शन हो रही है अल्फा कीटोग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन वाली रिएक्शन हो रही है,
और इसके चलते अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट बनने वाला है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बनने वाला। इतनी बात। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब देखो अब क्या होने वाला है। तो अभी तक हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन गए? 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 4 NADH बन गए हमारे पास। अब हम आगे चलेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन फिर आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए को क्या हो जाएगा? सक्सेनाइल के कोएंजाइम ए को इसके थायोएस्टर बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और जो ही क्लीवेज हो जाएगा थायोएस्टर बॉन्ड्स ऑफ सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, और उसके साथ कपल्ड होता है कौन? फास्फोराइलेशन ऑफ GDP। तो देखो ये कपल्ड रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। हाँ, दो चीज़ें हो रही है। एक तो थायोएस्टर बॉन्ड्स, दैट मीन्स थायोएस्टर बॉन्ड्स किसके? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के। ये क्लीवेज शो कर रहे हैं, और इसके साथ देयर इज अ कपलिंग ऑफ, देयर इज कपल्ड रिएक्शन हो रही है फास्फोराइलेशन ऑफ GDP। तो जिसको हम जब फास्फोराइलेशन ऑफ GDP हो जाएगी, डायरेक्ट फास्फाइल ग्रुप अटैच अप हो जाएगा GDP के साथ, तो हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट पर्सपेक्टिव व्यू से कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ पर हो जाती है। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सेनेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? सक्सेनेट में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये खाली एक स्टेप है किसमें? क्रब्स साइकिल में, जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है। नाउ व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन? तो यहाँ पर दैट मीन्स सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है ये सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, एक डायरेक्ट GTP एक प्रोड्यूस करती है, मतलब एक इक्विवेलेंट टू ATP। तो यहाँ पर एक गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जेटिकली मॉलिक्यूल यहाँ पर एक एनर्जेटिक मतलब बन जाता है, एनर्जेटिक इक्विवेलेंट ATP के बराबर ही होता है ये। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में होता क्या है? बेसिकली यहाँ पर थायोएस्टर बॉन्ड्स जो कोएंजाइम ए के होते हैं, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के, ये कपल हो जाता है किसके साथ? विद द फास्फोराइलेशन ऑफ ADP या GDP की फास्फोराइलेशन या ADP की फास्फोराइलेशन होती है। उस फास्फोराइलेशन को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये जो स्टेप है इसको कैटालाइज कौन करता है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, जिसको हम सक्सेनेट थायोकाइनेज भी कहते हैं। तो हियर द एंजाइम व्हिच कैटालाइजेस दिस रिएक्शन इज सक्सेनेट थायोकाइनेज। तो सक्सेनेट थायोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है, इतनी बात होगी। और ये जो GTP या ATP बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन। और ये खाली एक ही स्टेप है साइट्रिक एसिड साइकिल में, जहां पर डायरेक्टली यील्डिंग ऑफ ए कंपाउंड विद हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर। बेसिकली फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया है, और डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया है, और डायरेक्टली हमें GTP मिल गया है, ये ATP मिल गया है। बेसिकली यहाँ पर GTP मिलता है, अब हम ATP भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बिकॉज एनर्जेटिकली दे आर सेम। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? डायरेक्ट यील्डिंग ऑफ GTP, डायरेक्ट यील्डिंग ऑफ GTP। ठीक है, हाई फॉस्फोराइल मतलब इस सबस्ट्रेट से, ये जो सबस्ट्रेट है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए की वजह से हमें डायरेक्टली यील्ड क्या हो जाता है? देयर इज अ डायरेक्ट यील्डिंग ऑफ देयर इज अ डायरेक्ट ऑब्टेनमेंट ऑफ किसकी? डायरेक्ट यील्ड हो जाता है GTP का। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन, दैट मीन्स एक ये जो सबस्ट्रेट है ये हमें डायरेक्ट यील्ड कराती है एक कंपाउंड को, जिसमें बेसिकली वो कंपाउंड कैसे बना है? हाई एनर्जी फास्फोराइल ट्रांसफ़र हो गया है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गई है, और जिसकी वजह से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ द थायोएस्टर बॉन्ड्स ऑफ सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, इन्होंने डायरेक्ट यील्ड किसको किया है? दे डायरेक्टली यील्डेड द GTP। ठीक है, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब देखो ये नीट वाला पॉइंट बन जाता है। अब सक्सेनेट बन गया, तो इतनी बात तो हो गई। अब सक्सेनेट के बाद क्या हो जाता है? सक्सेनेट के बाद देखो सक्सेनेट टू फ्यूमरेट कन्वर्शन, यहाँ पर एक और इनहिबिटर इसमें ऐड हो सकता है, मतलब इनहिबिट, ये जो क्रैबस साइकिल है 2 जगह ये इनहिबिट हो सकता है। देखो यहाँ पर भी इनहिबिट हो सकता है ये। जब सक्सेनेट का कन्वर्शन होता है तो सक्सेनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? देखो अब यहाँ पर जो मेनली हम इसको कहते हैं बेसिकली ये जो सिक्स्थ वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेप है ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेप है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेप पर क्या हो रहा है, इस पर देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट। तो जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो एक चीज़ हो जाती है, यहाँ पर बेसिकली जो FAD होता है, ठीक है, FAD यहाँ पर रिमूव करता है 2 हाइड्रोजन आटम्स को सक्सिनेट से। तो व्हाट FAD डज? FAD यहाँ पर सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन आटम्स को रिमूव करता है, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गई। और इस स्टेप को कौन सा एंजाइम यहाँ पर कैटालाइज करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमरेट में। कैसे? बेसिकली फैड जो था FAD, डाइन्यूक्लियोटाइड फेल्विन, ठीक है, फेल्विन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये रिमूव किसको करता है? इट रिमूव्स 2 हाइड्रोजन आटम्स। ये किसको रिमूव करता है? ये 2 हाइड्रोजन आटम्स को सक्सिनेट से रिमूव करता है। रिमूव्स 2 हाइड्रोजन आटम्स, ठीक है, रिमूव्स 2 हाइड्रोजन आटम्स फ्रॉम सक्सिनेट। ये सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन आटम्स को रिमूव करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से फ्यूमरेट बन जाता है। तो जब फ्यूमरेट बन गया तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर इसको कैटालाइज करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन इस स्टेप को एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर इसको इनहिबिट करता है, इस स्टेप को। कौन सा? एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है जिसका नाम है मेलोनेट। सक्सिनेट का एक एनालॉग है, ठीक है, इट्स अ सक्सिनेट एनालॉग। तो मेलोनेट यहाँ पर इनहिबिशन करता है। मेलोनेट, तो मेलोनेट क्या है? इट्स एन इनहिबिटर। मेलोनेट क्या है? इनहिबिटर। तो ये इनहिबिटर होता है, मेलोनेट इनहिबिटर, ठीक। ये एनालॉग होता है किसका? सक्सिनेट का। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है। फ्यूमरेट बन गया, लेकिन यहां पर इतना ही नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्यूमरेट ही नहीं बना, यहां पर क्या हो रहा है? FAD ने रिमूव कर दिया किसको? 2H पॉजिटिव को। और FAD किस में खुद कन्वर्ट हो रहा है? FAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू FADH2। तो यहां पर प्रोडक्शन ऑफ FADH2 भी हो रहा है। इससे हम दिखाएंगे। तो यहां पर प्रोडक्शन ऑफ FADH2 भी हो रहा है। कितने FADH2 बनेंगे? 2 बनेंगे। देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ 2 FADH, ठीक है, इतना हो गया। तो 2 FADH बन गए। तो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइटेड रखूँगा, क्योंकि मैं अभी जो एनर्जी कन्वर्शन मतलब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उस पर जल्दी से नज़र पड़ेगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। फ्यूमरेट के बाद क्या हो जाता है? हाइड्रेशन। फ्यूमरेट की हाइड्रेशन हो जाती है, और जब हाइड्रेशन हो जाती है तो ये क्या बने आएगा? हाइड्रेशन, दैट मीन्स एडिंग ऑफ वाटर। तो जब ऐड वाटर होता है, उस एडिंग ऑफ वाटर को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो जो ही हाइड्रेशन हो जाती है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। किसकी फॉर्मेशन होती है? मैलेट की। तो मैलेट फॉर्म हो गया। अब मैलेट का क्या होने वाला है? देखो जी, मैलेट का क्या होने वाला है। हाइड्रेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रेशन, दिस इज अ हाइड्रेशन रिएक्शन। और इस बेसिकली यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होता है। फ्यूमरेट में क्या आ जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाँ, कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। और लास्ट स्टेप है अब
मैलेट, मैलेट का क्या होने वाला है, मैलेट को सिंपली हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो गया मैलेट में। अब मैलेट का हाइड्रोक्सल ग्रुप कन्वर्ट होने वाला है कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है। और ये वापस से रिजनरेट किसको कराएगा, ये वापस से रिजनरेट कराएगा ऑक्सैलो एसीटेट को। तो देयर इज रिजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट की रिजनरेशन हो रही है और फिर से साइकिल मतलब साइकिल अप हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वो NAD लिंक्ड होता है, NAD पॉजिटिव लिंक्ड मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कैटालाइज करता है किसके, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब पूरी प्रोसेस को हम वापस से रिजनरेशन ही कहेंगे, NCERT में लिखा है रिजनरेशन हो रही है, तो ये रिजनरेशन स्टेप बेसिकली यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है और मैलेट डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सैलो एसीटेट हो गया। और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर एक NADH मतलब 2 NADH बन जाता है, ठीक है, 2 NADH आर फॉर्मेड। इतना हो गया। तो इस वाली रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन, ठीक। NAD लिंक्ड मैल डिहाइड्रोजनेस होता है। तो ये तो हो गया क्रेबस साइकिल, दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेबस साइकिल। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन दिखाऊं इसकी, ओवरऑल रिएक्शन जो क्रेबस साइकिल की है, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बोलूं तो ओवरऑल रिएक्शन में एस्टाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एस्टाइल कोएंजाइम में के 2 मॉलिक्यूल्स, ये किसके साथ मिल जाते हैं, 3 NAD 3 NAD, क्योंकि 3 NADH बन रहे हैं, ठीक, प्लस एक FAD, ठीक है। मैंने 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो कितने हो गए, दैट मीन्स 3 नहीं, यहाँ पर 6 NAD है, 6 NAD आएंगे, ठीक। और यहाँ पर 2 FAD आएंगे, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 GDP आएंगे, और यहाँ पर आने वाले हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये ओवरऑल क्या देने वाला है, देखो ओवरऑल क्या देने वाला है, ओवरऑल यहाँ पर हमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, क्योंकि 2 एस्टाइल कोएंजाइम में यूज़ करने से 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेंगे। प्लस हमें क्या मिलने वाला है, हमें 6 NADH मिलने वाले हैं, प्लस हमें क्या और क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पर मिलने वाला है 2 FADH2, और हमें क्या और क्या मिलने वाला है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 GTP, 2 GTP और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्रेबस साइकिल, ये ओवरऑल रिएक्शन है क्रेबस साइकिल की, ठीक है। अब देखो, अब हम एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गए 2 NADH 2 FADH, तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट तो कर ही दिया है। अब देखो अगर हम देखेंगे GTP या 2 ATP, ठीक, तो 2 ATP 6 NADH 6 NADH, एक NADH का वैल्यू कितना होता है 3 ATP, तो 6 का हो गया 6 × 3, हाँ 6 3 जार 18, 6 × 3 ATP, ठीक है, एक का 3, तो हो जाएंगे 18 ATPs। क्यों, क्योंकि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, एक NADH किसके बराबर होता है, इक्वल टू 3 ATP, एक NADH 3 ATP के बराबर। अब देखो 2 FADH, तो 1 FADH इज इक्वल टू
1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, 2 ATP, एंड GTP इज इक्वल टू 1 ATP। तो 6 NADH 18 ATP, 2 FADH तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4 ATP प्लस फिर 2 GTP, 2 GTP तो 2 ATP के बराबर, 2 इंटू 1 तो कितने बराबर हो गए, 2 ATP। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 18 और 2 हो गए 20, 20 4 24, 24 ATPs। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द Krebs साइकिल।